बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच तो यह है बराह रास्त पीटीवी न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, मशरिक़ वस्ता में जारी जंग में शिद्दत आ रही है और ये एक ख़तरनाक फेज़ में दाखिल होते हुए दिखाई दे रही है। ईरान पर जो उसकी तेल की तनसीबात हैं, आपने ये विजुअल्स देखे, इसराइल और अमेरिका ने इस पे अटैक्स किए और बड़े हमले किए, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा आग भड़क उठी और जो काले बादल हैं वो पूरे तेहरान पर छाए हुए थे। 5 बड़े हमले किए गए तेहरान में और उसका इफेक्ट ये हुआ कि जब आज सुबह बारिश हुई तो हमने उसके शॉट्स भी दिखाए। CNN के कॉरेस्पॉन्डेंट वहाँ मौजूद हैं, उन्होंने बताया कि इसके अंदर बारिश के कतरों में जो तेल है उसके फ्यूम्स भी मौजूद थे और ये आप देख सकते हैं कि जो ब्लैक कलर है ये तेल के फ्यूम्स का है। तो अब जो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसके अलावा जो डीसैलिनेशन प्लांट है ईरान का, वो उसको तबाह किया है और मेहराबाद का जो सिविलियन एयरपोर्ट है उसको भी निशाना बनाया गया है। तो अब इस जो जंग है वो इस फेज में आ रही है कि शहरी आबादी पे तो हो रही है बमबारी, 1300 से ज़ायद ईरानी शहीद हो चुके हैं। अब उनके इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो है वो निशाने पर है और एक खबर ये भी है कि जो कर्क आइलैंड है ईरान का, उस पर भी अमेरिका कब्जा करना चाह रहे हैं। जो उनकी मेन एक्सपोर्ट जो ऑयल है वहां से होती है, उस पर भी एक सोच ये पाई जाती है कि उस वो कब्जा कर लिया जाए। बेसिकली मकसद ये है कि ईरान को चूंकि अभी तक शिकस्त नहीं दे पाए, आज 9वां रोज है, तो अब इन हरबों से जो है उसको तोड़ा जाए। दूसरी तरफ ईरान की जानिब से भी जवाबी रद्दअमल आया है और हैफा की जो इसराइल की ऑयल रिफाइनरी है उसको बैलिस्टिक मिसाइल से दागे गए उस पर और उसको तबाह किया गया। इसके अलावा पासदाराने इनकलाब की जानिब से कहा गया है कि अब जो हमले हैं वो तेज होंगे और जो 26वीं लहर है वो भी शुरू कर दी गई है। खलीजी ममालिक पर भी ईरान के ड्रोन अटैक्स जो हैं वो जारी हैं और ये खदशे का भी इजहार हो रहा है क्योंकि सऊदी अरब ने पहली मरतबा मुतनब्बे कर दिया ईरान को कि अगर उनके इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर और उनकी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को की खिलाफ वर्जी की गई तो फिर जवाब आएगा। तो इस हवाले से जरूर हम गुफ्तगू करेंगे। फिर आपके इल्म में है कि जो आयतुल्लाह खामेनी साहब की शहादत के बाद उनके सक्सेसर के हवाले से भी इस वक्त जो है वो इत्तेफाक कर लिया गया है। लेटेस्ट अपडेट ये है, नाम जो हतमी तौर पर उसकी अनाउंसमेंट अभी बाकी है। अमेरिका की जानिब से कहा गया है, अब नया बयान आया है अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कि अगर साबका हुकूमत में से भी कोई मोतदिल जो है वो अहल शख्स यहां पर आ जाएं तो उनसे बातचीत हो सकती है। इन नुकात पे हम गुफ्तगू करेंगे। इसके इकोनॉमिक एस्पेक्ट पे भी जरूर डिस्कस करेंगे कि एक तो ये ऑयल फैसिलिटीज को निशाना बनाना, फिर अपनाए हरमोज जो है वो बंदिश का शिकार है, जिसकी वजह से तेल की कीमतें जो हैं वो आलमी मार्केट में तेजी से ऊपर जा रही हैं। इसके इक्तिसाद पे क्या असरात मुरतब होंगे पूरे गल्फ में, क्योंकि उनकी इकोनॉमी भी बुरी तरह शैटर्ड है। दुबई एयरपोर्ट हो, कतर एयरपोर्ट हो, जहां से बहुत सी फ्लाइट्स जाती हैं दीगर ममालिक, वो बंदिश का शिकार रहते हैं। इन पे गुफ्तगू करने के लिए हमने एक मुतफरिक पैनल तश्कील दिया है। इनका तारुफ मैं आपसे करा दे तो हमें ज्वाइन किया है रियर एडमिरल रिटायर्ड फैसल शाह साहब ने। आप दिफाई तजियाकार हैं और अमेरिका ने यह दावा किया है कि उन्होंने 42 जो बैरी जंगी जहाज है ईरान के वो भी तबाह किए। इनसे उस हवाले से जानेंगे कि क्या स्ट्रेटजी होगी। हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर आबिद कयूम सुलैरी साहब ने। आप इकोनॉमिस्ट हैं और अभी डॉक्टर आबिद सुलैरी साहब से हमारी बात हो रही थी, वो आज ही पाकिस्तान पहुंचे हैं। वो दोहा में मौजूद थे और जब ये जंग छिड़ी तो वहीं पर ही इनको रुकना पड़ा और बरास्ता सऊदी अरब जो है वो आज यहाँ पहुंचे। हम उनके शुक्रगुजार हैं कि आज ही हमारे साथ नशिस्त कर रहे हैं। थोड़ी देर में हमें मंसूर जाफर साहब ज्वाइन करेंगे जो माहिर है मशरिक़ वस्ता के उमूर के। बहुत शुक्रिया दोनों मौजूद को। मैं फैसल शाह साहब आपसे सर गुफ्तगू का आगाज़ करूँ, जरा वॉर स्ट्रेटजी बताइएगा। अमेरिका की जानिब से ये जो तब्दीली आई है और अब वो हमले भी कर रहे हैं और कर्क आइलैंड के बारे में खबरें हैं कि शायद उसको कब्जा कर लिया जाए, जो लाइफ लाइन है ऑयल की ईरान की उसको गैग किया जाए। फिर ईरान की जानिब से स्टेट ऑफ हॉर्मोज की बंदिश की गई है, स्ट्रेंगुलेट किया गया और उनकी जो वो खुदकुश हैं वो उस पर जो है वो उसको बरूकार ला सकते हैं। किस तरह स्ट्रेटजी को इवॉल्व होते हुए देख रहे हैं वॉर की, क्योंकि शुरू में तो बात थी कि शायद एरियल सुपीरियर पावर से उन्होंने आयतुल्लाह खामेनी साहब को शहीद किया और रिजीम चेंज की तवक्कुआत थी। ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज पे उसको डिसेबल करने की बातें हो रही थी। अब जो है वो बूट्स ऑन ग्राउंड या स्पेशल ऑपरेशंस की बातें हो रही हैं। बहुत शुक्रिया अनवार मुझे प्रोग्राम में लेने का। आपने बड़ा अच्छा इसका अहाता किया है सारी चीज़ों का। देखें, जंग ईरान के लिए तो उसके सर्वाइवल की जंग है, उसकी सलामती की जंग है। तो वो तो वो हरवा इस्तेमाल करेगा जिससे वो अपना दिफा कर सकता है और वो ये कर भी रहा है। उसने ये कहा भी है। अमेरिका और इज़राइल की तरफ से ये वॉर बाय चॉइस है।
جی اور انہوں نے سوچ سمجھ کے یہ اس جنگ کا آغاز کیا. تو جو سوچ سمجھ کے جنگ کا آغاز کرتا ہے اس کی ایک اسٹریٹجی ہوتی ہے اور اس کے آبجیکٹیوز ہوتے ہیں, اس کا ایک مشن ہوتا ہے اور اس کا ایک اینڈ اسٹیٹ ہوتا ہے. لیکن انفارچونیٹلی ہمیں ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ جنگ سوچ سمجھ کے کرنے کے باوجود بڑی کوئی جلد بازی میں کی گئی ہے, جس میں نہ اسٹریٹجی نظر آ رہی ہے, نہ آبجیکٹیوز نظر آ رہے ہیں, نہ یہ نظر آ رہا ہے کہ کیا اینڈ اسٹیٹ ہوگی, کہاں پہ جا کے امریکہ اور اسرائیل یہ سمجھیں گے کہ ہمیں اس کو روک دینا چاہیے. ہمیں جو صرف ایک چیز نظر آ رہی ہے وہ فرسٹریشن نظر آ رہی ہے امریکہ اور اسرائیل کی طرف سے. آپ دیکھیے اس جنگ کا آغاز کس طرح کیا گیا کہ مناب میں ایک اسکول تھا جس میں 180 بچیوں کو شہید کر دیا گیا. جی اس کے بعد تہران میں ایک ہاسپٹل تھا جس پہ اٹیک کیا گیا. اس کے بعد پھر سپریم لیڈر اور ان کی کابینہ پہ اٹیک کیا گیا, اور کل بھی اگر آپ دیکھیں تو 3 ہاسپٹلز ہیں تہران میں جن پہ اٹیک کیا گیا, اور پھر شام کو یہ جو تیل کی فیسلٹی ہے اس پہ اٹیک کیا گیا. ایک فرسٹریشن ہے جو نظر آ رہی ہے کہ جو وہ چاہتے تھے وہ نہیں ہو سکا ہے, تو اب کسی بھی طرح سے اس آبجیکٹیو پہ پہنچا جائے کہ عوام کو تنگ کیا جائے, ان کو مجبور کیا جائے کہ وہ سڑکوں پر آئیں اور پھر آ کے اپنی حکومت کے خلاف نعرے بازی کریں اور اس کی جگہ لے لیں. لیکن ایسا ممکن نہیں ہو رہا ہے اور نہ ہوتا نظر آ رہا ہے. یہ امریکی انٹیلیجنس کی بھی ایک جوائنٹ رپورٹ ہے, اس نے بھی کہا ہے کہ آپ جتنا بمباری کر لیں, بارود پھینک لیں, لیکن وہ نہیں ہوگا جو آپ چاہ رہے ہیں. جہاں تک ابنائے ہرمز کی بات آپ نے کی, دیکھیے ایران کی 2 نیویز ہیں. ایک ارتش نیوی ہے جس میں بڑے پلیٹ فارمز ہیں, جہاز ہیں, سب مرینز وغیرہ, جیسے پاکستان کی نیوی ہے. ٹھیک. اچھا, یہ جو ٹرمپ صاحب کہہ رہے ہیں نا کہ انہوں نے 43 جہاز ختم کر دیے ہیں ایران کی نیوی کی, اس کے ہیڈ کوارٹرز تباہ کر دیے ہیں, اس کے بیسز تباہ کر دیے ہیں. جو IRIS دینا تھا جو سری لنکا کے کوسٹ کے پاس جس کو اٹیک کیا گیا, یہ سب وہ جہاز ہیں جو ارتش نیوی کے ہیں. اس ارتش نیوی کا بلا شبہ آپ US نیوی سے مقابلہ نہیں کر سکتے. US نیوی طاقتور ہے, لیکن جو دوسری نیوی ہے ایران کی, پاسداران انقلاب کی نیوی, اس کے پاس چھوٹی بوٹس ہیں, اسپیڈ بوٹس ہیں جن کے اوپر راکٹ لانچرز لگے ہوئے ہیں, جن کے پاس کامیکازے بوٹس ہیں جو خود کش بوٹس ہیں, ریموٹ کنٹرول بوٹس ہیں, اس کے پاس میزائل بیٹریز ہیں جو اس نے اپنی پوری کوسٹ پہ لگائی ہوئی ہیں, اسٹریٹ آف ہرمز میں لگائی ہوئی ہیں. اور یہ وہ لوگ ہیں جو پرشین گلف اور اسٹریٹ آف ہرمز میں تعینات ہیں, اور اسٹریٹ آف ہرمز کو بند کرنے کا اعلان بھی انہی لوگوں نے کیا ہوا ہے. اور امریکہ کو جو انہوں نے ایک دھمکی دی ہوئی ہے کہ اگر وہ ہمت ہے تو اسٹریٹ آف ہرمز میں آ کے دکھائیں, تو وہ یہی لوگ ہیں. ان کو ختم کرنا, ان سے اسٹریٹ آف ہرمز کھلوانا, میں سمجھتا ہوں کہ بہت مشکل کام ہے. دیکھیے ایران 47 سال سے سر اس پہ ذرا آتے میں ہے. فیصل صاحب آپ نے جو نکات اٹھائے سر اس کا احاطہ کہ اس پہ ذرا آتے ہیں. میں چاہوں گا کہ اسی نکتے پہ عابد کریم سلیری صاحب کیوں نہ, لیکن آپ نے بڑا کلیئرلی بتایا کہ 2 طرح کی نیویز ہیں. تو میں ڈاکٹر عابد کریم سلیری صاحب سر آپ سے جاننا چاہوں گا, پہلے تو ذرا آپ بھی بتائیے گا کہ یو آر ان دوحہ جیسے آپ بتا رہے تھے, پھر وہاں پر سٹک ہو گئے اور باہر سعودی عرب آئے. کیا اس وقت سچویشن ہے دوحہ میں, اور سعودی عرب سے آپ آئے ہیں تو وہاں کیا اس وقت حالات ہے؟ کیونکہ یہ جنگ جو ہے یہ اب خطے کی جنگ بنتی دکھائی دے رہی ہے. جو امریکی اڈے ہیں اور جو ان کے اثاثے ہیں ایران کی جانب سے, وہاں پر ڈرون حملے ہو رہے ہیں, اور تھارڈ جو ان کا بہت بڑا ایک سسٹم ہے سرویلنس کا, اس کو نشانہ بنایا گیا ہے. بہت مہنگا سسٹم تھا امریکہ کا, غالباً اردن میں تھا. فیصل شاہ صاحب جو ہے اس کی توثیق کریں گے. اس کے علاوہ الحدید بیس قطر کی سب سے بڑی امریکہ کی بیس ہے, اس کو بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے. اکانومی پہ سر اس کے کیا امپیکٹ ہوں گے, کیونکہ پاکستان بھی اس میں اب شامل ہے, یہاں پر بھی پیٹرولیم پرائسز 55 روپے فی لیٹر بڑھ چکی ہیں. تو اب تیل کی منصوبات پر بھی, تنصیبات پر حملہ کرنا, اس کو زیادہ جو ہے وہ بڑھاوا دینے کی کوشش کی جا رہی ہے امریکہ اسرائیل کی جانب سے کہ اکنامکلی میلٹ ڈاؤن کی طرف جائے یہ ریجن. جی شکریہ انوار. اس کو ہم گلف کی تیسری لڑائی کہہ سکتے ہیں. اگر 1991 والی آپ کو یاد ہوگا جب عراق اور کویت کی جنگ ہوئی اور اس میں ویسٹرن پاورز کی انٹرفیرنس سے 4 دن کے اندر عراق کو ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا, اور پھر 2003 والی اگر آپ جنگ کو دیکھیں جس میں کہ اگین عراق پہ جو ہے حملہ ہوا اور صدام حسین جو ہے ان کو جو ہے وہ کیا گیا, پھانسی پہ چڑھایا گیا, سزائے موت دی گئی. تو یہ 2 جنگیں ایسی تھی جس کو کہ سامنے رکھتے ہوئے اگر یہ پلاننگ کی گئی تھی جس کی ابھی ریئر ایڈمرل صاحب بات کر رہے تھے, تو شاید توقعات پوری ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی امریکہ اور اس کے اتحادی ممالک کی, کیونکہ ان 2 سے چیزیں جو ہیں وہ
निस्बतन आसान थी उनको कंट्रोल करना। लेकिन ये वाली अभी की जो आपकी जंग है, इसमें दो इम्पोर्टेंट फैक्टर नज़र आ रहे हैं। एक तो बिल्कुल दुरुस्त फरमाया रेयर एडमिरल साहब ने कि ईरान हैज़ गॉट नथिंग लेफ्ट टू लूज़, और जब आपके पास कुछ खोने के लिए बचा ना हो तो फिर आप अपने सारे तीर जो है वो आजमाते हैं। और ईरान इस वक्त बिल्कुल वही कर रहा है कि हॉरिजॉन्टल उस जंग को एक्सपेंड कर रहा है। और जो पर्शियन गल्फ के साथ तमाम नेबरिंग कंट्रीज़ हैं वहाँ जी पे उसकी जो है वो बदला ले रहा है। लेकिन इससे एक और जो मिथ टूटी है वो ये है कि यूएई स्पेशली, जिसको कि कोविड के दिनों में या मगरबी ममालिक में टैक्सेस से बचने के लिए लोग एक टैक्स हेवन समझ के पूरी दुनिया के इन्वेस्टर वहाँ पे आते थे, अब वो बुरी तरह से एक्सपोज हो गया। हम लोग जब ये कतर में थे, कतर एयरलाइन का, अगर सिर्फ मैं कतर एयरलाइन का इकोनॉमिक टॉल देखूं तो हज़ारों के हिसाब से जो मुसाफिर वहाँ पे स्टैंडर्ड थे उनको अभी भी उन्होंने होटल्स में रखा हुआ है। और 275 कतरी रियाल पर डे वहाँ पे सिर्फ आपका सहर और इफ्तार की इंटाइटलमेंट है या खाने की इंटाइटलमेंट है रूम रेंट के अलावा। और अभी आसार नज़र नहीं आते कि लोग कब वहाँ से वापस जाएंगे। तो लेकिन ये जो एक आपका कॉन्फिडेंस है मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ पे पूरी दुनिया के इन्वेस्टर का, एक तो वो बुरी तरह से शेक हुआ। दूसरी चीज़ जो कि वहाँ पे जब लोगों के साथ मैं बातचीत कर रहा था, और मैं चूँकि दोहा से थैंक्स टू पाकिस्तान एम्बेसी जिन्होंने मेरे लिए फैसिलिटेट किया, अरेंज किया कि मैं दोहा से दमाम तक पहुँच सकता था। दमाम में फिर एयर स्पेस बंद थी और दमाम से मक्का तक बाय रोड आना पड़ा। अच्छा तो जहाँ जहाँ भी मेरी बातचीत हो रही थी जिन हलकों के साथ भी, तो वहाँ पे एक बड़ा वाज़ेह डिसअपॉइंटमेंट पाई जा रही थी अमेरिकन प्रोमिसेस ऑफ सिक्योरिटी के। यस उनका ये ख्याल था कि अमेरिका जो है वो बिल्कुल एक सिक्योरिटी फुल प्रूफ सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकता है। लेकिन अब उनको जो ज़्यादा बेचैनी है वो ब्लास्टिक मिसाइल से नहीं बल्कि शाहिद ड्रोन से है, जिसको इंटरसेप्ट करना काफ़ी मुश्किल हो रहा है उनके लिए। और ब्लास्टिक मिसाइल को भी अगर हम देखें तो पहले दिन आपको याद होगा कि ईरान ने तकरीबन 80 के करीब मिसाइल जो थे वो इसराइल पे दागे थे, और उसके बाद अब वो दर्जनों में आगे हैं। अब ड्रोन्स का वो ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा है और बड़ी दानिशमंदी से अपने आबिद एमुनिशन साहब, को इसका ये तो आपने इस- वो बता रहे हैं कि जिस तरह का वो इस्तेमाल कर, इसके इकोनॉमिक कॉस्ट कितनी पे करनी पड़ेगी? क्योंकि कतर में आप मौजूद थे, इसकी कतर के इकोनॉमिक एनर्जी मिनिस्टर का देखिए भी इसकी बयान आया। जी 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 कतर के एनर्जी मिनिस्टर ने फोर्स मेजोर डिक्लेयर कर दिया, और जैसा कि उन्होंने ऐलान किया था कि बाकी गल्फ कंट्रीज भी जल्द फोर्स मेजोर यानी कि हालत जंग में जो मुआहदे किए गए हैं हालत जंग की वजह से उनको पूरा करना जो है वो मुश्किल होगा। आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश हो या देखिए कतर में अब क्या हुआ कि कतर का जो LNG प्लांट है वो बंद हो गया। पाकिस्तान समेत जहाँ जहाँ से जी भी कतर से LNG जा रही थी वो तमाम ममालिक उससे अफेक्ट होंगे। रिफाइनरीज पे जब हमले हो रहे होंगे उसमें नुकसान जो है कोलेटरल डैमेज हो रहा होगा वो ऑयल इंपोर्टिंग कंट्रीज का होगा। जाहिर है कि अगर सप्लाई जो है वो पीछे से चोक कर जाएगी तो वहाँ पे एक चैलेंज आएगा। आप सिर्फ देखें कि जंग से पहले 28 फरवरी से पहले तक चंद रोज पहले तक तेल की कीमतें जो थी वो $60 पर बैरल थी, $60 पर बैरल, और ये जी जी पिछले 2 सालों से इसी रेंज में ओवर कर रही थी। फ्राइडे को जब मार्केट्स बंद हुई हैं तो ये $93 पर बैरल पे जा पहुंची थी, और अब ये एंटिसिपेट किया जा रहा है कि कल जब मार्केट्स खुलेंगी तो ये 100 को क्रॉस कर रही होंगी। जी और अगर ये तवालत पकड़ता है ये सिलसिला तो ये 120 तक टच कर जाएंगी। अब ये वो तमाम फैक्टर्स हैं जो ठीक यानी जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं उनको तो वो परेशान करते ही हैं कि उनका जो रेवेन्यू है वो अफेक्ट होगा। लेकिन पाकिस्तान जैसे ममालिक के लिए ये एक दोधारी तलवार है, क्योंकि एक तो इसकी सप्लाई चोक कर जाना हमारे लिए एक बड़ा खतरा है, जैसा कि हमने ऑस्टेरिटी मेजर्स देखा कि अनाउंस कर रहे हैं पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की राशनिंग के लिए। और दूसरा ये है कि अगर इसकी कीमत इसी तरह से बढ़ती चली जाती है, अब एक तरफ आपको IMF का प्रोग्राम भी पूरा करना है, यस टैक्सेस का भी पूरा करना है, लेविस भी पूरी करनी है, दूसरी तरफ महंगा क्रूड भी लेना है, तो वो एक बहुत बड़ा चैलेंज बन जाएगा हुकूमतों के, सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि तमाम इस तरह के ममालिक जो हैं
उसमें अवाम और हुकूमत के दरमियान जो एक लैक ऑफ ट्रस्ट आता है वो वो भी खलीज बड़ा इंपॉर्टेंट बढ़ती है। चली। डॉक्टर साहब, बड़ा हाँ, आप और थॉट है, वो बिल्कुल सर मेरे साथ रहेगा, आप भी बड़ा सही बात की कि वो भी एक बहुत बड़ा इशू बन सकता है डिसकंटेंटमेंट का। डॉक्टर शाजिया चीमा साहब ने हमें ज्वाइन किया है। मंसूर जाफर साहब ने हमसे कमिटमेंट की थी, लेकिन पता नहीं क्या वजह बनी कि वो उस कमिटमेंट को नहीं फुलफिल कर पाए। बारकैफ डॉक्टर शाजिया चीमा साहब, थैंक यू सो वेरी मच कि आप हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं, आपका शुक्रिया। डॉक्टर साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा, बताइएगा ये जो मशरिक़ वस्ता की जंग है, हमारे साथ रियर एडमिरल रिटायर्ड फैसल शाह साहब हैं और आबिद करीम सुलैरी साहब हैं जो इकोनॉमिस्ट हैं। आपसे मैं जानना चाहूँगा कि इंटरनेशनल रिलेशंस के रेलम में ये जो चेंजिंग गोल पोस्ट हैं अमरीकी सदर और जो इसराइली वज़ीर आज़म की जो टोन और टेनर है, आप किस तरह देखती हैं कि वो अब बाल्कनाइजेशन ऑफ ईरान की तरफ उनकी तवज्जो हो गई है, या खुदा ना खास्ता ये जो बात हो रही है, बहुत से दिफाई तजियाकार कर रहे हैं कि बड़े खौफनाक फेज़ पे चला गया, कोई मिस एडवेंचर कर सकते हैं? क्योंकि अभी तक जो उनकी सोच थी 4 या 5 दिन में वो ईरान में तब्दीली ले आएंगे और अपने मकासद हासिल कर लेंगे, उसमें तो वो नहीं कामयाब हो पा रहे। तो फ्रस्ट्रेशन में कोई ऐसा मिस एडवेंचर कर सकते हैं? कल डॉक्टर आदिल नजम साहब इस खदशे का इजहार कर रहे थे हमारे शो में। जाहिर है ये चीज टेबल पे तो मौजूद है कि मिस एडवेंचर जो है वो हो सकता है जब इतनी पार्टीज इन्वॉल्व हों, इतने लोग इन्वॉल्व हों, इतने लोगों का बहुत कुछ जो है मल्टी लेयर्ड जो है वो एट स्टेक हो, तो मिस एडवेंचर होना तो जो है वो उसकी लाइकलीहुड बहुत ज्यादा है। लेकिन जहां तक वेस्ट के गोल पोस्ट का ताल्लुक है, तो उनका कोई गोल पोस्ट था ही नहीं। जब आप एक सेट ऑब्जेक्टिव बनाते ही नहीं है जंग में जाने से पहले, तो आपने क्या अचीव करना है? आपका ऑब्जेक्टिव अगर एक दिन जो है वो रिजीम चेंज है, अगले दिन आयतुल्लाह खamenei का जो है असैसिनेशन है, उसके बाद आप अपनी मर्जी का लीडर वहां लाना चाहते हैं, उसके बाद आपको वहां पे लिबरल डेमोक्रेसी चाहिए, फिर आपको वहां पे तेल के कुएं भी चाहिए, तो आपको पता नहीं है कि आपको क्या चाहिए। और इसी तरह आपको ये भी नहीं पता कि वो जो आपका गोल सेट ही नहीं है तो वो आपने अचीव कैसे करना है। लेकिन इसराइल के मामले में इसराइल को बहुत क्लियरली पता है कि उसने क्या करना है, और उसने रिजीम चेंज नहीं करनी है, उसने ईरान जो है उसको डिसफंक्शनल कर देना है। और जो आज की जो बम्बार्डमेंट है उसके हिसाब से तो वहां पे जो काले जो धुएं की बारिश हो रही है, और अभी तक ये समझ में नहीं आया कि कौन सा वेपन वो यूज हुआ है, और वो भी शहरी आबादी पे, कि जिसका इतना काला धुआं है वो वापस पलट कर जो है वो लोगों पे बरस रहा है, तो वहां पे क्या उसके असरात जो है वो होंगे। तो इसराइल की ऑब्जेक्टिव बहुत क्लियर है, उसको यहाँ पे ना रिजीम चेंज चाहिए, उसको यहाँ पे कोई रिजीम ही नहीं चाहिए। और पूरे का पूरा ईरान जो है उसका जो गवर्नेंस का स्ट्रक्चर है, उसका जो डिस्ट्रिक्ट स्ट्रक्चर है, जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, वो सब की सब डिसफंक्शनल हो जाए और वहां पे कोई हुकूमत ना हो, और फिर वो अपनी मर्जी से जो चाहे, क्योंकि उनको फ्रीडम ऑफ एक्शन चाहिए। तो अब इस सारी सूरत हाल में अगर हम देखें कि सैनिटी किसके पास होगी और कौन है जो इंटरवीन करके इस मसले को हल करेगा, और आप कैसे इंटरवीन करेंगे जब एक तरफ एक मुल्क के ऊपर जो है वो अजीब किस्म का जो है वो इस तरह की बम्बार्डमेंट हो रही है जिसकी कोई इंटरप्रिटेशन ही किसी एनालिस्ट के पास नहीं है, और दूसरी तरफ हम उनसे कहें कि जी आप रिस्ट्रेन करें, तो वो तो रिस्ट्रेन किए हुए हैं, आप उनसे और कितने रिस्ट्रेन करवाना चाहते हैं कि वो अब क्या करें, मतलब अब चुप करके बैठ के मार खा ले। तो जो मीडिएटर हैं उनके लिए प्रॉब्लम ये है कि वो इसमें से ईरान को बाहर निकालें कहाँ, क्योंकि ईरान ने इनकार कब किया है कि जी मैं जंग करना चाहता हूँ तो मैंने जरूर जंग करनी है, वो तो निगोशिएशन नहीं करने के लिए तैयार थे। तो ये बहुत डायर सिचुएशन है, ये बहुत क्रिटिकल सिचुएशन है, और इसके अंदर हिजबुल्लाह जो है वो बाकायदा इन्वॉल्व हो चुका है। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जो है वो अजरबैजान पे हुआ है, एक अटैक उस पे हो गया है। अब सुना है कि यूएई जो है वो जंग में कूद पड़ा है, उसने ईरान पे हमला कर दिया है। नहीं कर दिया, या आप अभी हमारे साथ शेयर करें, ये यूएई की जानिब से हमला हुआ है, ये अभी की खबर है जी? ये खबर है, अभी देखें फॉग ऑफ वॉर में कोई भी चीज कंफर्म नहीं होती। ईरान पे एक अटैक हुआ है जिसको अमरीकी कह रहे हैं जी हमने नहीं किया, इसराइली कह रहे हैं हमने नहीं किया, और ईरानियन मीडिया और कुछ वेस्टर्न जो है वो मीडिया कह रहा है जी कि ये यूएई की तरफ से उनने अपना जवाब दिया है। तो अभी फिलहाल ये तो 100% कोई बंदा नहीं कह सकता। उसकी वजह ये है कि ईरान के अंदर ब्लैकआउट है, मीडिया ब्लैकआउट नहीं है, लेकिन वहां पे इंटरनेट ही इस तरह नहीं चल रहा। वो तो चाइनीज बेदू टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, वो भी मिलिट्री पर्पज के लिए। जीपीएस उन्होंने बंद कर दिया हुआ है, सैटेलाइट बंद है फॉर द सिक्योरिटी रीजन। इसराइल के अंदर से तो आप कोई खबर बाहर ला सकते ही नहीं, वहां से तो नहीं आती। उस पे बहुत ज्यादा फाइन है, उस पे तो बकायदा जेल और इम्प्रिजनमेंट है, और उन्होंने वहां पे वो फिल्टर्स भी लगाए हुए हैं।
لیکن یہ ڈاکٹر صاحب یہ جو آپ نے بات کی ہے، میرے ساتھ رہیے گا، تھوڑی سی آپ کی آڈیو کا ایشو ہے، میرے ساتھ رہے گا، لیکن یہ بڑی خطرناک ڈائمینشن ہے فیصل شاہ صاحب. ابھی ڈاکٹر شازیہ چیمہ صاحبہ کہہ رہی ہیں، ویسے انہوں نے کہا کہ اس بات کو بھی حتمی طور پہ مطلب اوتھینٹیکیٹ نہیں ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ یہ خبر چل رہی ہے کہ UAE کی جانب سے ایران پہ اسٹرائک کی گئی ہے. آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں سر اس جنگ کے کینوس کو؟ مطلب کوشش تو اسرائیل اور امریکہ کی یہی دکھائی دیتی ہے کہ گلف کا پورا ریجن جو ہے وہ ایٹ وار ہو جائے، تب جا کے شاید وہ جو انسٹیبلٹی لانا چاہ رہے ہیں اور جو گریٹر اسرائیل کا ویژن ہے نیتن یاہو کا، وہ تب جا کر پورا ہو سکتا ہے. تو اس میں آپ کو ان کی کامیابی دکھائی دے رہی ہے؟ کیونکہ ویسے بھی آج بات جب میں دیکھ رہا تھا انٹرنیشنل میڈیا، یہی بات سامنے آ رہی تھی کہ جو گلف کنٹریز ہیں وہ ایج پہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو کیا کہیں گے اس پہ، یہ جو ڈیولپمنٹ جس کا ذکر کیا ہے ڈاکٹر شازیہ چیمہ صاحبہ نے؟ میں سمجھتا ہوں انوار کہ اس وقت اسرائیل کی شدید ترین خواہش ہے کہ عرب ممالک اس جنگ میں شامل ہو جائیں، اس لیے کہ اگر وہ شامل ہو جاتے ہیں تو اس کو 3 فائدے ہوں گے اس سے. پہلا فائدہ یہ ہوگا کہ جو ان کے پاس ویپن اکوپمنٹ ہے وہ سارا US اوریجن ہے، ویسٹرن اوریجن ہے، اور وہ آرام سے انٹیگریٹ ہو سکتا ہے US اور اسرائیل کے ساتھ، اس ویپن سسٹم کے ساتھ جو یہ دونوں ایران کے خلاف اس وقت یوز کر رہے ہیں. تو ایک جو سپلائی چین کا ڈیلیما بنا ہوا ہے US کے لیے، وہ اس خطے میں سے ہی ریزالو ہو جائے گا. دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ جو عرب اور پرشیا کی ایک ہسٹوریکل اینیمیٹی ہے، کوئی ہسٹوریکل لڑائی ہے، وہ دوبارہ ریوائیو ہو جائے گی، اور پھر یہ دونوں آپس میں بہت سالوں تک لڑتے رہیں گے، اور لڑتے لڑتے یہ دونوں کمزور ہو جائیں گے. یہ تیسرا فائدہ ہے. جب یہ کمزور ہو جائیں گے تو اسرائیل آٹومیٹیکلی ایک بڑا اسٹرانگ ملک بن کے اس خطے میں طاقتور ملک کے طور پہ ابھرے گا. تو یہی اس کا الٹیمیٹ آبجیکٹو ہے کہ وہ اس خطے میں ایک ہیجمون ہو، ایک ڈومیننٹ پاور ہو جس کو چیلنج کرنے والا کوئی نہ ہو، اور جو گریٹر اسرائیل کا منصوبہ اس کا ہے اس کو پائے تکمیل پہنچانے میں اس کو کسی قسم کی ہرڈل نہ ہو. یہ اس کا الٹیمیٹ آبجیکٹو ہے. تو یہ آبجیکٹو اس طرح سے پورا ہو سکتا ہے. اب وہ اکسا رہے ہیں، پہلے انہوں نے خود سے حملے کیے کچھ ملکوں میں تاکہ وہ یہ کہہ سکیں کہ ایران آپ کے اوپر حملہ کر رہا ہے. ایران نے ان ملکوں کے ساتھ کمیونیکیشن رکھی اور بتایا کہ ہم آپ کے اوپر نہیں کر رہے ہیں، ہم امریکی مفادات پہ کر رہے ہیں، کیونکہ اگر آپ کے ملک سے ہمارے یہاں حملے ہوں گے تو ہمارا یہ UN چارٹر کے تحت ان کا حق ہے کہ وہ ان بیسس پہ حملہ کریں جہاں سے اس کے اوپر حملے ہو رہے ہیں. ٹھیک. تو میرا خیال ہے کہ جو عرب ممالک ہیں اور جو خطے کے دیگر ممالک ہیں وہ اس چیز کو بڑی اچھی طرح سے سمجھتے ہیں کہ اگر ہم اس جنگ میں آ گئے تو پھر اس میں سب کی تباہی ہے اور اس میں صرف جیت اسرائیل کی. لیکن فیصل شاہ صاحب تو کل آپ کو مجھے نہیں لگتا کہ اس طرح سے ہوگا. لیکن فیصل شاہ صاحب اگر آپ دیکھیں کل UAE کے پریزیڈنٹ کا بیان پہلی مرتبہ آیا اور انہوں نے کہا کہ ہم تھک سکنڈ ہیں اور ہمیں اتنی آسانی سے نہیں جو ہے وہ آپ جو ہے جھکا سکتے. مطلب یہ انہوں نے ایک بیان دیا تھا، ان کی جانب سے ایک پوسچرنگ آئی تھی UAE کے پریزیڈنٹ کی جانب سے. دوسرا سعودی عرب کی جانب سے بھی آپ نے دیکھا کہ ہمارے چیف آف ڈیفنس فورسز، چیف آف آرمی سٹاف وہ سعودی عرب میں موجود تھے. ان کے وزیر دفاع سے ملاقات ہوئی، خالد بن سلمان صاحب سے، رائل ایکسیلنسی سے، اور اس میں یہی بات سامنے ہے کہ ہم بھی ایک دفاعی فریم ورک میں ان کے ساتھ جو ہیں وہ اس وقت موجود ہیں. تو اس حوالے سے میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ یہ سچویشن کس طرح خدا نخواستہ ایکسپلوسیو تو نہیں ہو سکتی اور کہیں پاکستان جو ہے اس کے دہلیز پہ تو نہیں آ سکتی یہ جنگ؟ دیکھیں انور، پاکستان کے لیے یہ جنگ بہت اہم ہے اور بہت حساس بھی ہے. ہمارا ڈائریکٹ اسٹیک ہے اس جنگ میں. جی. ہمارا بارڈر ایران کے ساتھ ملتا ہے. ہم کوئی اسرائیلی نواز گورنمنٹ وہاں پہ ایکسیپٹ نہیں کر سکتے. اس کے ہماری 90% سے زیادہ ٹریڈ سی سے ہے، ہمارا 80% سے زیادہ گیس اور آئل سی سے آتا ہے. جی. آپ دیکھیں اپنا ہرمز کی وجہ سے ہماری یہاں پرابلمز آ گئی ہیں، اور پھر دیکھیے کہ جب یہ جنگ ختم ہو جائے گی تو اس خطے میں جو حالات ہوں گے وہ بھی ہم نے سہنے. تو ہمارا ڈائریکٹ اسٹیک ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان اس وقت وہ واحد ملک ہے جو اس لیڈ لے سکتا ہے اس نیگوسیشن میں، میڈیشن میں، کیونکہ ہمارے امریکہ سے تعلقات اچھے ہیں، ہمارے سعودی عرب سے اچھے ہیں، UAE سے بھی اچھے ہیں، اور ایران سے بھی اچھے ہیں. اور میرا یہ خیال ہے کہ پاکستان سب کو یہی سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے کہ خطے کے دیگر ممالک اس جنگ میں شامل نہ ہوں. جی. ورنہ اس میں بہت تباہی آئے گی اور اس میں کسی کو کچھ نہیں ملے گا.
امریکہ دوسرے خطے سے آ کے یہاں جنگ کر رہا ہے واپس چلا جائے گا, جو کچھ یہاں رہ جائے گا وہ ہم سب نے بھگتنا ہے. بالکل. تو اس کو ابھی میٹیگیٹ کیا جائے اور اس کا ابھی ازالہ کیا جائے. ویری امپورٹنٹ, یہ آپ نے اہم نکتہ ہے. عابد سلیری صاحب, سر آپ اس کا جو اکنامک آسپیکٹ ہے میں چاہوں گا اس کو بھی ذرا ہمارے ویورز کو اس لیے بتائیے گا کہ اول تو کوشش یہی ہونی چاہیے کہ جنگ جو ہے, آج چائنا کی جانب سے بھی بیان آیا کہ ان حملوں کو جو ہے وہ روکا جائے, اور اس کی کوئی سینکشن بھی نہیں ہے, نہ یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل سے اس جنگ کی سینکشن ہے, نہ امریکی کانگریس سے ہے, اور یہ ان پروووکڈ جو ہے وہ ایک جنگ جو ہے وہ شروع کی گئی ہے, اور اس کو گول پوسٹ بھی چینج ہوتے ہوئے یہ بھی آج امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے تھے کہ جب تک سے ایرانی ہتھیار نہیں ڈال دیتے یا وہ اپنی حکومت سے جو ہے وہ علیحدہ نہیں ہو جاتے, یہ جنگ جاری رہے گی. مطلب اینڈ گول ان کا یہ ہے. اور وہ آج بھی میں وائٹ ہاؤس کی جو ترجمان ہے وہ کہہ رہی تھی کہ 4 سے 6 ویکس ہماری کیمپین چلے گی, وار چلے گی. اور دوسری طرف پاسداران انقلاب کی جانب سے کہا گیا کہ وہ 6 ماہ تک جو ہے وہ فل سکیل وار کے لیے تیار ہیں. تو آپ سے میں جاننا چاہوں گا کہ اس کی کاسٹ کتنی زیادہ بڑھے گی. ایک تو ملٹری کاسٹ ہے اس کی, ریجن کو پاکستان سمیت جو ملک ہیں جو ڈیپینڈنٹ ہے آئل پہ, ان کو کتنی بھاری ادا کرنی پڑے گی. جی انور, میں کاسٹ پہ آنے سے پہلے جسٹ 2 منٹ جیو پولیٹیکل ڈیولپمنٹس پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں. آج جو رشیا کے ایمبیسیڈر ہیں انہوں نے لنڈن میں ایک پریس کانفرنس کی جس میں کہ رشیا کی طرف سے انہوں نے اس بات کا اعادہ کیا کہ رشیا جو ہے وہ ایران کے ساتھ کھڑا ہے, اور مغربی میڈیا یہ نہیں بتا رہا کہ پہلے ایران پہ حملہ ہوا تھا اور اس کے جواب میں ایران نے پھر جوابی کارروائیاں شروع کی. تو رشیا کی طرف سے سٹیٹمنٹ آنا, چائنا کی طرف سے سٹیٹمنٹ آنا, یہ دونوں بڑے اس وقت امپورٹنٹ ٹرننگ پوائنٹ ہے اس سارے کنفلکٹ کے. دوسری طرف اگر میں گلف کنٹریز کی جانب سے دیکھوں تو وہ مجھے یوں لگتا ہے کہ ڈپلومیٹک سٹیٹمنٹس اپنی جگہ, لیکن گلف کنٹریز کے لیے شاید یہ جو ان کی ٹریک 2 بات چیت ہو رہی ہوگی, شاید اس میں وہ ٹرمپ کو یہ کہہ رہے ہوں گے کہ ٹرمپ اپنا مشن پورا کرے, چونکہ ایک پریسیڈنٹ سیٹ ہو جانا کہ ایران جو ہے وہ گلف کنٹریز کی حساس تنصیبات پہ حملہ کر کے گلف کنٹریز کو دباؤ میں ڈال سکتا ہے کہ وہ امریکہ سے جنگ بندی کی بات کرے. یہ بذات خود گلف کنٹریز کی جو گورنمنٹس ہیں ان کے لیے یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا. وہ نہیں چاہیں گے کہ اس طرح کی کوئی چیز ہو. تو مجھے لگ یہ رہا ہے کہ لپ سروس جو ہے وہ علیحدہ ہے, لیکن وہ ایک زخمی شیر جو کہ ان کے بارڈر پہ بیٹھا ہو, اپنے زخم چاٹ رہا ہو اور کبھی بھی آ کے ان پہ حملہ کر سکتا ہو, اس کو وہ نہیں ہونے دیں گے. اور یہاں پہ پاکستان جو ہے یہ ایک بڑی خطرناک سچویشن میں مجھے لگتا ہے کہ ہم ہے اس وقت, بہت سینسیٹیو ہے جیسا کہ ابھی آپ کے مہمان نے بتایا. لیکن دیکھیے, ایک طرف ہمارا سعودیہ کے ساتھ ڈیفنس فریم ورک ہے, دوسری طرف ہم جو امریکہ کے بورڈ آف پیس کے ممبر ہیں, کوئی ایسی صورتحال بنتی ہے جس میں کہ ٹرمپ جو ہے وہ پاکستان سے, جیسے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ زمینی جو فوج ہے وہ داخل کرنا چاہ رہے ہیں اسرائیل اور امریکہ یا امریکن فوجیں. اب پاکستان کو بورڈ آف پیس کا ممبر ہونے کی حیثیت سے یا سعودی عرب پہ اگر تنصیبات پہ کچھ حملہ ہوتا ہے اور اس دفاعی معاہدے کی وجہ سے اگر ہم پہ کوئی ایسی ڈیمانڈ آتی ہے جو کہ ہم پورا نہیں کرنا چاہ رہے, تو پھر پاکستان کی سچویشن جو ہے وہ کیچ 22. لیکن وہ بورڈ آف پیس تو غزہ کے لیے ہے نا سر, وہ جو بورڈ آف پیس ہے میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ غزہ کے لیے ہم اس کے ایک آلٹرنیٹو یو این بنی ہے اس کے ممبر تو ہم بن چکے ہیں نا. یعنی بورڈ آف پیس جو تھا, بورڈ آف پیس کو غزہ سے بیجانڈ دیکھا گیا کہ اس میں انہوں نے کہا کہ جی وہ تمام مسئلے جو کہ اقوام متحدہ حل نہیں کر سکتی یہ بورڈ حل کر رہا ہوگا, اور اس میں جو شمولیت کی دعوت دی گئی وہ لائک مائنڈڈ کنٹریز کو دی گئی, اور اب ہم ایک لائک مائنڈڈ کنٹری بن چکے ہیں امریکہ کے ساتھ. اور مجھے یہ ڈر ہے کہ خدا نخواستہ کوئی ایسی سچویشن نہ بن جائے جس میں کہ پاکستان کے لیے اپنی جو نیوٹرلٹی ہے وہ برقرار رکھنا مشکل ہو جائے. اس وقت اگر کوئی پازیٹیو رول پلے کر سکتا ہے تو میرے خیال میں چائنا اور رشیا وہ پازیٹیو رول پلے کر سکتے ہیں کہ وہ ویسٹرن کنٹریز پہ اور امریکہ پہ وہ دباؤ ڈال رہے ہوں. اس میں پاکستان شاید اپنے سب کے ساتھ تعلقات بہتر ہونے کے باوجود میں نہیں سمجھتا کہ ریئلسٹکلی اسپیکنگ
कि हमारा इतना वजन है कि हमको बहुत ज्यादा इसमें इन्फ्लुएंस जो है वो कर सकें। इसका अब चीमा आपका साहबा जो से, शाजिया साहबा से जवाब ले लें, फिर उस पे आ जाते हैं आपके उस पे इकोनॉमिक कॉस्ट पे, क्योंकि आपने बड़ा अहम नुकता होता है। शाजिया चीमा साहब, आप क्या कहेंगे जो आबिद सुलैरी साहब की जो एक एनालिसिस है उसके हवाले से? मैं विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट मैं एग्री नहीं करूंगी। मेरा अपना पर्सपेक्टिव है। एक तो ये कि बोर्ड ऑफ पीस को सिनोनिमस करना यूनाइटेड नेशन के साथ, वो भी बहुत प्री मैच्योर है। वो एक पर्सनल, एक बंदे का वेंचर है। उसका नाम है ट्रम्प इंस्टीट्यूशन ऑफ पीस। वो एक एनजीओ से ज्यादा और कोई चीज नहीं है, जिसके अंदर पर हेड जो है वो 1 बिलियन मेंबरशिप है। और हमने इन टर्बुलेंट वाटर्स में नेविगेट करने के लिए उसमें हामी भरी है, और वो भी गजा के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बोर्ड ऑफ पीस का अपनी कोई इस वक्त हैसियत नहीं है, तो उसके मेंबर्स की क्या हैसियत होनी है। और जहां तक इस बात का सवाल है कि पाकिस्तान की न्यूट्रलिटी, पाकिस्तान ने बिल्कुल कभी भी अनलाइक इंडिया न्यूट्रल होने की या नॉन अलाइनमेंट की बात नहीं की। हम तो सारी दुनिया के अंदर जो है वो डिफेंस पैक्ट भी कर रहे हैं, डिफेंस एग्रीमेंट भी कर रहे हैं, और इवन ट्रेड एग्रीमेंट भी। तो हमारी ना हम नॉन अलाइन है, ना हम न्यूट्रल हैं। हमने ईरान के बारे में कैटेगोरिकली बयान दे दिया है कि हम ईरान के साथ हैं, और हम ईरान जो है वो हमारे लिए स्ट्रेटेजिकली भी और एग्जिस्टेंशियली बहुत इंपॉर्टेंट है। और सऊदी अरेबिया के साथ हम बात करके आ गए हैं। यूएई चूंकि अभी फिलहाल हमारे उस अम्ब्रेला में आता नहीं है, और वो जो इंडो इब्राहिमिक अकॉर्ड साइन हो रहा है उससे गल्फ के अंदर बहुत बड़ी रिफ्ट है। तो उसमें भी हम जो है वो बहुत देख रहे हैं कि अगर आप यूएई जो है वो किस करवट बैठ रहा है, और आहिस्ता आहिस्ता फिर उसके बारे में भी पता चलेगा कि वो अब इब्राहिमिक और इंडो अकॉर्ड का हिस्सा है या वो फिर सऊदी अरेबिया का। और उसमें भी हम बहुत कैटेगोरिकली डिसाइड कर सकते हैं विद इन अ डे और टू। हमें उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि हमने माजी में ये बहुत दफा किया है। तो ईरान के मामले में हमें बहुत क्लियर है, और इतनी क्लैरिटी है कि हम बैठकर मीडिया पे ये बात कर रहे हैं कि अमेरिका जो है उसने ये जंग मुसल्लत की है, और अमेरिका जो है उसका ये ब्लेटेंट और बेलाकोस्ट जो एटीट्यूड है उसको लगाम डालने की जरूरत है। प्लस हमारे जो स्ट्रेटेजिक एलाइज हैं सच एज चाइना, और उसका जो पार्टनर है जो कि वो उसको नो लिमिट पार्टनरशिप कहते हैं, रशिया, वो बहुत ज्यादा जो है वो मिलिट्री हार्डवेयर की सूरत में बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। अब मसला ये है कि पिछली दफा पाकिस्तान की मीडिएशन से ही 12 दिन की जंग रुकी थी, लेकिन उसका सोल्यूशन ये निकला था कि दोनों पार्टियों से ये कहा गया था कि आप अपनी अपनी जगह मुकाम खाली करें, और दोनों साइडें जो है वो 2-2, 3-3 बॉम्ब फेंके और अपने घर विक्ट्री लेके चले जाएं। तो ट्रंप जो है वो विक्टोरियस होके चले गए थे 2 जगह पे अटैक करके, फर्दों पे ट्रेड कर दिया। लेकिन इस दफा पाकिस्तान भी ईरान को ये सिचुएशन देने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि ईरान के साथ बहुत ज्यादती हुई है। और दूसरा ये कि इस दफा की सिचुएशन में कोई डिसाइसिव डिफीट या विक्ट्री नहीं होगी, तो ये मसला चलता रहेगा, क्योंकि एग्रेसर जो है वो अपनी एग्रेशन को छोड़ेगा नहीं। तो अगर तो ईरान का मसला जो है वो किसी हतमी नतीजे पे नहीं पहुंचता, खुदा न खास्ता, एक तरफ या दूसरी तरफ, तो हम इस अजाब में लटके रहेंगे। लेकिन जहां तक मीडिएशन का ताल्लुक है, तो वो सिर्फ पाकिस्तान कर सकता है। वो ये नहीं कि मैं पाकिस्तानी हूं तो इसलिए, उसकी वजह यह है कि बाकी गल्फ ममालिक इस वक्त इस पोजीशन में नहीं है। तुर्की जो है, अगर आप फारसी मीडिया फॉलो करें तो तुर्की के साथ भी उनकी रिजेंटमेंट हमेशा से है, और अभी तो उसको रजिस्टर भी करा रहे हैं कि जी तुर्की की बेसिस इस्तेमाल हो रही हैं हम पे अटैक होने के लिए। तो तुर्की अभी फिलहाल डिप्लोमेटिकली इस पोजीशन में नहीं है। तो पाकिस्तान इस पोजीशन में होने के बावजूद जो है फिलहाल ईरान के साथ उसको किसी किस्म का प्रेशराइज नहीं करना चाह रहा है कि इस सिचुएशन ऐसे संभल नहीं सकती है। इसका कोई हल नहीं है कि एक्सपेंशनिस्ट इजराइल जो है वो अपने मकासद से रुक जाएगा। अगर आज उसको चीजों को आप सिमर डाउन करेंगे, आर्टिफिशियली उसको इनऑर्गेनिकली आप इन चीजों को लपेट के साइड पे रख देंगे, तो क्या ईरान को डिसफंक्शनल करने का मोटिव जो है वो साइड पे रह जाएगा? वो चलता रहेगा। और जहां तक गल्फ स्टेट्स हैं, गल्फ स्टेट्स तो ऑलरेडी पता था कि वो, इसीलिए तो उनको वेसल स्टेट्स कहते हैं कि उन्होंने अपनी सिक्योरिटी को आउटसोर्स किया हुआ था, और उनके सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर पर ही अटैक हुआ है। और यूएई के साथ ईरान के अपने जो है वो प्रॉब्लम है, और यूएई को पता है कि ईरान और यूएई का क्या है, वो एज अ गल्फ कंट्री हम नहीं देख सकते। तो मसला ये है कि अगर हम एरियल व्यू से देखें तो इस वक्त पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक सिचुएशन ऐसी है कि हाँ वो सबसे बात कर सकता है, मगर वो सबसे बात क्यों करे? इसमें हो सकता है कि अगर गल्फ के कंट्रीज, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि वो दोबारा ये यूएस की एयर बेसिस नहीं बनाना चाहते, ये उनके लिए बहुत बड़ा एक एक्सपोज ये है कि वो बेसिस जो ये आपने आम नुकता उठाया, ये मैं उनके सामने रखूंगा फैसल शाह साहब। लेकिन मैं चाहूंगा डॉक्टर आबिद साहब, इकोनॉमिक कॉस्ट का सर सवाल का जवाब रह गया था, उसका दे दे, फिर मैं इस पे जाता हूँ। ये बेसिस के हवाले से जो बात है फैसल शाह साहब के पास।
जी जी बिल्कुल सबसे बड़ी जो इकोनॉमिक कॉस्ट है वो तो एनर्जी की शक्ल में है। ना सिर्फ उसकी सप्लाई बल्कि उसकी जो प्राइस है। और दूसरी बड़ी जो इकोनॉमिक कॉस्ट है वो एक अनसर्टेनिटी है। हमने देखा कि किस तरीके से सारी दुनिया की स्टॉक एक्सचेंज मार्केट्स जो हैं वो उन्होंने इस जंग को कैसे सेंसिटिवली रिस्पॉन्ड किया। और पाकिस्तान में भी हमने देखा कि पाकिस्तान में भी स्टॉक एक्सचेंज मार्केट को जो जर्क लगा जी 28 फरवरी के अमेरिका के अटैक के बाद। और ये कॉस्ट ऑफ अनसर्टेनिटी जो है ये इकोनॉमी के लिए एक फैटल किलर होती है। और फाइनल अगर हम इसको देखें कि ये सारे जो रकम अमेरिका या उसके इत्तेहादी ममालिक जो कि जंग पे लगा रहे हैं, ये वही किटी है जिसमें कि अफ्रीका के लिए या बाकी जो दुनिया के बहुत से ममालिक के लिए डेवलपमेंट पार्टनरशिप की फंडिंग जो है वो जाती है। पाकिस्तान अल्लाह का शुक्र है कि उन ममालिक की फहरिस्त में नहीं जो कि बिल्कुल एड डिपेंडेंट हैं, लेकिन अफ्रीका के बहुत छोटे छोटे ममालिक आपको ऐसे मिल जाएंगे जो कि चलते ही सिर्फ एड पे हैं। और चूंकि अब ये तमाम ममालिक जो हैं इन्होंने अपने बजट्स को डिफेंस पे डाइवर्ट करना शुरू कर दिया, तो इसका जो ह्यूमैनिटेरियन फैक्ट पे ओवरऑल जो है डेवलपमेंट पार्टनरशिप्स पे वो बड़ा इम्पैक्ट इसका आ रहा होगा। और अगर हम पाकिस्तान को देखते हैं एक और जो स्पेसिफिक है तो वो रेमिटेंसेस का है। अगर गल्फ कंट्रीज में ये तवालत पकड़ता है हमारे तो 40 लाख लोग याद तालिबान रखना में चाहिए काम कि करते हैं। जी 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 और अगर आप उसको डॉलर टर्म में देखें तो आपकी एक्सपोर्ट से ज्यादा जो है वो तो आपकी रेमिटेंसेस यस, आती हैं। ये बड़ा अहम नुकता है। हमें जो ट्रेड इम्बैलेंस है उससे तो बचा उसको हम कवर ही अपनी रेमिटेंसेस से करते हैं। अगर खुदा न खास्ता वहाँ पे कुछ ऐसी सिचुएशन गल्फ कंट्रीज में बनती है जो कि आपके एक्सपेट पाकिस्तानियों की जो है रेमिटेंसेस भेजने पे अफेक्ट करे, तो ये उसका भी ब्लो बैक आ सकता है। और डॉक्टर आबिद साहब, 2 पाकिस्तानियों की वफात भी हुई है, ये जो हमले हो रहे हैं दुबई में, बिल्कुल शहीद हुए हैं 2 पाकिस्तानी, वो उनके साथ भी हम जो है वो इज़हार ताज़ियत करते हैं उनकी फैमिलीज के साथ। लेकिन अहम नुकता आपने उठाया कि जो रेमिटेंसेज हैं वो बहुत बड़ा सोर्स ऑफ इनकम है पाकिस्तान का। जी, और फैसल साहब की तरफ चूंकि आप जा रहे हैं, मुझे सिर्फ एक जो मेरे जहन में सवाल है और 3 दफाई एक्सपर्ट यहाँ पे मौजूद हैं। मैं सिर्फ एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन रखना चाह रहा हूँ। शाजिया साहबा का एक अपना मौक़िफ़ है, वो ये है कि अगर जो आज ईरान के ऑयल रिफाइनरीज पे हमला हुआ, ईरान जो है अगर वो सऊदी ऑयल रिफाइनरीज पे हमला करता है और सऊदीया ने ऑलरेडी उसे मुतनब्बे भी किया है कि सऊदीया जवाबी दफाई कार्रवाई करेगा, पाकिस्तान जो है वो सऊदी एलाई होने की वजह से पाकिस्तान की पोजीशन जो है वो क्या बन सकती है? मैं ये नहीं कह रहा कि खुदा न खास्ता पाकिस्तान जो है वो कोई साइड चेंज कर देगा या पाकिस्तान को क्लैरिटी नहीं है कि हमें ईरान की साइड नहीं लेनी, लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जो इस वक्त जियो पोलिटिकल सिचुएशन बन गई है उसमें एक बहुत टाइट रोप पे हम चल रहे हैं। आपसे अगर सऊदी किंगडम डिमांड करती है कि आए उनका दफा करें, तो फिर पाकिस्तान जो है उनका दफा भी कर रहा होगा। पाकिस्तान ईरान के साथ अपने ताल्लुकात भी नहीं बिगाड़ना चाह रहा होगा, जो कि यकीनन नहीं बिगाड़ने चाहिए, तो उसके और ना ही कुमचारी या कुछ ऐसा करना, तो वहां पे फिर पाकिस्तान जो है वो किस तरीके से इस बैलेंस को लेकर चलेगा। वेरी इंपॉर्टेंट, एक छोटा सा वक्त शामिल करते हैं, वक्फे बाद आएंगे तो रियर एडमिरल फैसल शाह साहब और शाजिया चीमा साहब से ये सवाल का जवाब देंगे, दीगर क्वेश्चंस भी उठाएंगे। एक छोटा सा वक्त, हमारे साथ रहिए।
جی ویلکم بیک ویورز. ہم گفتگو کر رہے ہیں مشرق وسطیٰ میں جو جنگ چل رہی ہے. فیصل شاہ صاحب سر بریک پر جانے سے قبل ڈاکٹر عابد کریم سلیری صاحب نے ایک سوال اٹھایا تھا. میں چاہوں گا کہ وہ اس کا جواب دیں, پھر شازیہ چیمہ صاحبہ سے بھی جانیں گے. ظاہر بات ہے وہ پاکستان کے حوالے سے ان کا سوال تھا, جو سعودی عرب اور پاکستان کے دفاعی پارٹنرشپ ہے, پھر جو مشرق وسطیٰ میں ریجن میں جنگ پھیلتی ہوئی دکھائی دے رہی اس مناسبت سے. دیکھیں انوار, یہ جو عابد صاحب کا سوال ہے یہ میرا خیال ہے بہت سارے پاکستانیوں کے ذہن میں ہے, اور اس کو ہمیں ایڈریس کرنا چاہیے اور اس کو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اس کا کیا جواب ہوگا. دیکھیں ہمارے اور سعودی عرب کے درمیان ایک ایگریمنٹ ہے. ہمارے اور سعودی عرب کے درمیان کوئی پیکٹ نہیں ہے, ٹریٹی نہیں ہے, ایگریمنٹ ہے. اور ایگریمنٹ ایک جنرلائز چیز ہوتی ہے, ایک انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے. تو اگر ہمارا ایران کے ساتھ اور مطلب ایران اور سعودی عرب کے درمیان کچھ ہوتا ہے تو ہم اپنے گڈ آفیسز پریزنٹ کر سکتے ہیں دونوں کو اس معاملے کو سلجھانے میں اور اس معاملے کو بڑھاوا نہ دینے میں. ہم اب سعودی عرب کو یہ بتا سکتے ہیں کہ ایران ہمارا نیبر ہے, ہم نے قیامت تک اس کے ساتھ رہنا ہے. 4 میں سے 2 نیبرز ہمارے آلریڈی ہمارے خلاف ہیں, اور اگر ہم تیسرا نیبر بھی اپنے خلاف کرتے ہیں تو ہمارے لیے بہت مشکلات پڑ جائیں گی. تو یہ ہمارا جو بڑا بھائی ہے سعودی عرب, وہ یہ چیز سمجھ سکتا ہے. وہ کوئی ایسے لوگ نہیں ہیں کہ جو ہمیں خواہ دول میں جھونک دیں گے یا آگ میں جھونک دیں گے اپنی خاطر. ہمارے ان سے بہت دیرینہ تعلقات ہیں اور بہت اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے. میرا خیال ہے جو پاکستان کر سکتا ہے اور اس کو کرنا چاہیے کہ ہمیں اپنے دونوں طرف جو یہ اچھے تعلقات ہیں ان کو یوز کرتے ہوئے ان دونوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے, جیسے ہم نے ابھی کل سمجھایا. ویری ویل سیڈ. اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ اسٹیٹمنٹس آئی ہیں دونوں طرف سے جو کہ بڑی حوصلہ افزا اسٹیٹمنٹس ہیں. تو ہمیں یہ میرا خیال ہے کام کرنا چاہیے. ہمیں اس ٹریپ میں نہیں پھنسنا چاہیے جو کہ اسرائیل ہمارے خلاف بچھا رہا ہے. یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ اسرائیل کا گیم پلان ہے کہ یہ سارے ملک آپس میں ایک دوسرے سے لڑنا شروع ہو جائیں تاکہ آٹومیٹیکلی یہ ویک ہو جائیں اور میں اسٹرانگ ہو جاؤں. تو ہمیں اس ٹریپ میں نہیں پھنسنا چاہیے. ہمیں بہت دانشمندی کا مظاہرہ کرنا ہے سب نے, اور بہت حوصلے سے آگے چلنا ہے, اور زمینوں اور چیزوں کو زمینی حقائق کے حساب سے دیکھنا ہے اور اس حساب سے فیصلے کرنے ہیں. ڈاکٹر چیمہ صاحبہ, سر فیئرلی پٹ اپ, آپ کیا کہیں گی؟ ابھی میں دیکھ رہا تھا لنسی گرام جو سینیٹر ہیں وہ بھی اپیل کر رہے ہیں عرب کنٹریز کو کہ وہ اس میں شامل ہو جائیں, اور یہ موقع ہے ایران کو. تو مطلب یہ اب امریکہ کو پتہ چل گیا ہے کہ وہ اس کی جوڑی جو ہے اسرائیل کے ساتھ وہ ایران کو نقصان پہنچا تو بہت زیادہ رہی ہے. ظاہر بات ہے جیسے 1300 سے زائد لوگ جو ہیں شہید ہو چکے ہیں, ان کے آئل ریفائنریز پہ حملے کر رہے ہیں, ان کی 165 بچیاں جو ہیں اس اسکول پہ انہوں نے حملہ کیا, لیکن اس کو گرانے میں کامیاب نہیں ہو رہے. اور اب وہ لنسی گرام جو سینیٹر ہیں اور ٹیڈ کروز جو بہت ہی پرو اسرائیل ہیں, زیونسٹ ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ جی جو گلف کنٹریز ہیں وہ اس پہ شامل ہو جائیں تاکہ ایران سے جو ہے وہ اکٹھے ہو کے ہم لڑیں. اس پہ آپ کا کیا رسپانس ہے؟ اور دوسرے اس پہ آپ ایڈ آن کرنا چاہیں گے جو فیصل شاہ صاحب نے جواب دیا ہے پاکستان کا ایران ویزاوی سعودی عرب جو پاکستان کا ایک ریلیشن شپ ہے؟ بالکل, میں بلکہ ان کی بات کو ری انفورس کرنا چاہوں گی کہ جو وہ کہہ رہے ہیں وہ بالکل سمجھنے کی بات ہے کہ ایگریمنٹ ایک تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ ڈائریکٹلی ٹرانسلیٹ ہو جاتا ہے کہ جو آپ کا پرابلم ہے وہ ہمارا پرابلم ہے, اس کی اپنی شکایت ہوتی ہے. اور دوسرا یہ کہ مجھے یہ نہیں سمجھ میں آتا کہ ہمیں یہ کیوں عجیب لگتا ہے کہ اگر یہ سو کالڈ ایگریمنٹ نہ ہوا ہوتا اور سعودی عربیہ کو ہماری کبھی ضرورت ہوتی یا اور ہم انکار کر دیتے, ہمارے ریلیشن اس ایگریمنٹ کے محتاج نہیں ہیں. یہ انڈرسٹینڈنگ بھی آپ ساتھ رکھیں کہ ہمارے ریلیشن, لوگ کہتے ہیں جی آپ وہ نیوکلیر امبریلا میں ہے, پتہ نہیں ہے یا پتہ نہیں ہے. بھائی ان کا ہمارا ساتھ بہت پرانا ہے. یہ کاغذ کا ٹکڑا اگر سائن نہ بھی ہوتا تو میں اس بات کی گارنٹی دے سکتی ہوں کہ اگر کبھی سعودی عربیہ کو ضرورت ہوتی تو پاکستان نے جانا ہے اور پاکستان نے مدد کرنی ہے اور کسی پاکستانی نے اس بات پہ اعتراض نہیں کرنا ہے. تو ایگریمنٹ کو تو آپ بالکل بیچ میں سے نکال دیں. اب بات یہ ہے کہ ٹائٹ روپ پہ ہونا, اس پہ کوئی شک نہیں ہے کہ ہم ٹائٹ روپ پہ ہیں. اب اس میں سے ہم نے اس ٹائٹ روپ پہ چلنا کیسے اور کھڈے میں کیسے نہیں گرنا ہے, وہ ہمارے جو آفیسز ہیں وہ بالکل ٹھیک کر رہے ہیں کہ ایران سے کہہ رہے ہیں کہ آپ نے سعودی عربیہ کے جو اس کی آئل ریفائنری پہ اٹیک ہوا وہ تو موساد کے ایجنٹ پکڑے گئے, ایران نے بالکل نہیں کیا. اور ایران نے ریسنٹلی ٹریڈ ڈیل کی ہیں سعودی عربیہ کے ساتھ, تو ایران کبھی بھی سعودی عربیہ سے اپنے تعلقات خراب نہیں کرنا چاہے گا. صرف اس بیس کی حد تک بھی وہ رہنا چاہتا ہے, وہ اس کے انفراسٹرکچر کو ہٹ بھی نہیں کرنا چاہتا اور اس نے کیا بھی نہیں. تو ابھی تو فی الحال ہم اس سچویشن میں ہیں نہیں, لیکن
खुदा ना खास्ता अगर किसी ऐसी सिचुएशन में पड़ जाए तो ऑफ कोर्स हम दोनों को ये कह सकते हैं कि आप दोनों एक दूसरे को के ऊपर जो है ये जो अटैक हैं आप इनको नहीं कर सकते, क्योंकि उस सूरत में आप दोनों मिलकर जो कि हमारे दोस्त हैं आप हमें कॉर्नर कर रहे हैं। Yes. और अगर हमें चूज करने पे मजबूर कर रहे हैं तो हमारे लिए वो सिचुएशन जो है वो आसान नहीं है। तो डिप्लोमेसी में ऐसा नहीं होता है, बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे थे हमारे को भी कि ऐसा नहीं होता कि कोई आपको इस तरह की सिचुएशन में डाल दे। जहां तक लिंडजी ग्राहम का ताल्लुक है, Yes. अमेरिका में लोग पागल कहते हैं, वो बहुत बड़े वॉर मॉन्गरर हैं और उनकी किसी बात का कोई मतलब नहीं होता। हाँ। लेकिन इजराइल का एजेंडा बहरहाल ये मौजूद है कि अरब ममालिक ये बहुत जरूरी बात है ये समझना कि अरब ममालिक जो हैं वो ना सिर्फ ये कि आपस में लड़े, ईरान के साथ इकट्ठे होकर लड़ना शुरू कर दें, बल्कि जो उनके पास सिक्योरिटी अम्ब्रेला है अमेरिका की, वो भी जो है वो एट स्टेक हो जाए, वो भी चली जाए यहाँ से, और कभी दोबारा अमेरिका जो है वो गल्फ स्टेट्स में वापस ना आए, क्योंकि उससे इजराइल का अपना जो स्टैचर है वो अंडरमाइन होता है। वो वहाँ का एक बुलडॉग बनना चाहता है और पूरी सिक्योरिटी अम्ब्रेला रीजन की फराहम करना चाहता है, और जो वेस्ट जो है उसका वहां पे वो अपना उसको साबित करना चाहता है कि अगर मैं हूं तो फिर आपको और कोई जरूरत नहीं है इस रीजन में किसी को कंट्रोल करने की। वेरी इंपॉर्टेंट। वो डबल गेम खेल रहा है, इसीलिए उसने आज़रबाईजान पे अटैक किया है, इसीलिए उसने साइप्रस पे अटैक किया है। और देखिए खुदा का करना ऐसा है कि आज़रबाईजानियों ने भी खुद से ये कहा है कि हमें पता है ये अटैक ईरान से नहीं हुआ। इवन साइप्रस में जो ब्रिटिश बेस पे हुआ है, इवन ब्रिटिश लोगों ने भी कहा है कि ये हम पे अटैक हमें पता है ईरानियों ने। वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्टर साहब, आपने बड़ा अहम नुक्ता बहुत समझने चाहिए कितने फॉल्स फ्लैग हो सकते हैं, बड़े कॉब वेब्स है, आप सही कह रहे हैं, बहुत जाल जो है वो बुना जा रहा है और बड़ी जो है वो डाइसी सिचुएशन है। बारकैफ थैंक यू सो वेरी मच कि आपने इस पे अपना तजिया दिया। डॉक्टर शाजिया नचीमा साहब आपका शुक्रिया, डॉक्टर आबिद सुलैरी साहब थैंक यू वेरी मच आपका, और रियर एडमिरल फैसल शाह साहब इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू हैव यू इन आवर शो। हमें कुरबान बलूच साहब भी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, एनालिस्ट हैं, उनका भी एक तजिया ले लेते हैं। कुरबान बलूच साहब आपने गुफ्तगू सुन रहे थे, जाहिर बात है ये सिचुएशन जो है वो हसास सिचुएशन है और इसमें बहुत से जाल बुने जा रहे हैं, साजिशी थ्योरियाँ भी हैं, फिर जब वॉर होती है तो दो तरफा दावे भी होते हैं। क्या कहेंगे जो इस वक्त मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल है उसको किस तरफ आपको जाते हुए दिखाई दे रही है और पाकिस्तान उसमें इस वक्त क्या किरदार अदा कर सकता है? जी बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान रोज अव्वल से इस साजिश को समझता है और पाकिस्तान ने पिछले 7-8 दिनों से जब से ईरान पे हमले हुए हैं पाकिस्तान ने किरदार अदा किया जो पाकिस्तान को किरदार अदा करना चाहिए, क्योंकि इजराइल की रोज अव्वल से ये साजिश है कि मुस्लिम ममालिक को आपस में लड़ाया जाए और वहाँ इंतशार फैलाया जाए। उनकी तोसी पसंदी का जो एक प्लान है वो एक अमली जामा शक्ल अख्तियार कर सके। ये चीज पाकिस्तान रोज अव्वल से समझता है। जब ईरान पे हमला हुआ पाकिस्तान ने उसकी मजम्मत की, जब आयतुल्लाह अली खamenei उसके साथियों की शहादत हुई, पार्लियामान में उसकी दुआ मफरत की गई, फातिहा पढ़ी गई, तज़ियत की गई, उसके बाद जब ईरान पे हमला हुआ और मशरिक़ वस्ता में सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब इमारात के हवाले से कोई अनहोनी चीजें, कोई बैड थिंग्स हुई, तो आपने देखा कि पाकिस्तान ने कोशिश की कि सारे ममालिक को ये समझाने की कोशिश की जाए कि ये आपस में लड़ना, एक दूसरे पे हमला करना किसी सूरत में मुस्लिम उम्मा के मफाद भी नहीं है। ये एक साजिश थ्योरी है, साजिशी प्लान है जिसको नाकाम बनाना है। आप इसको संजीदगी इसकी इस हद तक देखिए कि फील्ड मार्शल यहाँ से सऊदी अरब चले गए, वजीर दिफा से मुलाकात हुई और वहाँ एक मुश्तरका एक अलामिया जारी किया गया और उसी की रोशनी में ईरान के सदर ने माजरत की अपने इस्लामी ममालिक से। और ये चीजें अब पाकिस्तान अभी भी इसी कोशिश में है कि हतल इम्कान ये कोशिश की जाए कि कम से कम जो इस्लामी ममालिक हैं ये आपस में एक दूसरे पे हमले न करें और एक दूसरे के खिलाफ कोई किसी साजिश का हिस्सा न बने। और मैं समझता हूं कि पाकिस्तान इस हवाले से अभी तक कामयाब रहा है और कामयाब रहेगा, क्योंकि ये जो भी प्लान है इजराइल की साजिश थ्योरी वो किसी भी हवाले से मुस्लिम उम्मा के मफाद में नहीं है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच कुरबान बलूच साहब, आपने अपना तजिया दिया। व्यूअर्स, ये इस हफ्ते का स्पेल था। इवॉल्विंग सिचुएशन है मशरिक़ वस्ता में और इसमें तमाम मुसलमानों को बिलखसूस, चाहे वो गल्फ़ के कंट्रीज़ हैं, ईरान है, उनको बड़ा ध्यान देना होगा कि जो इसराइल है वो जो है वो एक
साजिश भी करना चाह रहा है, साथ में ग्रेटर इसराइल के उसके अज़ाइम है उसको पूरा करने के लिए कि आपस में इनको लड़वा दे। ईरान को भी फोकस अपना इसराइल पर रखना चाहिए और अमेरिका पे रखना चाहिए, क्योंकि वो उस पर जो है अनप्रोवोक्ड अटैक कर रही हैं। चलते चलते 8 मार्च है, ख़वातीन का आलमी दिन है, तो प्रोग्राम सच तो के प्लेटफॉर्म से हम ट्रिब्यूट देंगे तमाम उन ख़वातीन को जो हमारी माएँ हैं, बहनें हैं, बच्चियाँ हैं, कि वो ज़बरदस्त अपना प्रोडक्टिव किरदार अदा कर रही हैं पाकिस्तान की तरक्की में, पाकिस्तान को आगे बढ़ाने में। तो आज का दिन वैसे तो मखसूस है, तमाम दिनों में क्रेडिट और ड्यू क्रेडिट देना चाहिए, लेकिन चूँकि आज का दिन है तो हमने सोचा कि क्यों ना प्रोग्राम सच के प्लेटफॉर्म से तमाम उन ख़वातीन के हम शुक्रगुज़ार हैं, बेशमूल मेरी वालदा जो इस दुनिया में नहीं रही हैं, अल्लाह ताला गरीब की रहमत करे उनको, और तमाम वो ख़वातीन जो अपना ज़बरदस्त काम कर रही हैं, उन सबको हमारी तरफ से ज़बरदस्त भरपूर खराज तहसीन। इन्हीं कलमात के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, आपसे मुलाकात होगी कमिंग फ्राइडे को। तब तक के लिए सैयद अनवारुल हसन और स्वच्छ की प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह नेगेबान। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त।